नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सी वर्ल्ड जीके पर। आज मैं पर्यावरण का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है जैव विविधता। यानी हम आज बायोडायवर्सिटी को पढ़ेंगे। आज हम यह देखेंगे कि जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी क्या होती है, हॉटस्पॉट क्या होते हैं, हॉटस्पॉट कैसे निर्धारित किए जाते हैं, जैव भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, भारत में सर्वाधिक जैव भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, और साथ में समुद्री जैव विविधता क्षेत्र कौन से होते हैं और सर्वाधिक समुद्री जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। इन सभी को हम कवर करेंगे। यह पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम थ्योरी के माध्यम से, साथ में हम प्रीवियस ईयर के टेस्ट के 25 क्वेश्चनों को भी इसी टॉपिक में कवर करेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप टेट, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, अन्य एग्जाम जैसे एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, पटवारी, किसी भी एग्जाम के लिए ये वीडियो 100% हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ में चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी क्या होती है। जैव विविधता अंग्रेजी के दो शब्दों बायोडायवर्सिटी के मेल से बना है। यहाँ बायो का अर्थ है जैव तथा डाइवर्सिटी का अर्थ है विविधता। अब हम इसे एक परिभाषा के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या व उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। अर्थात किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीवों एवं वनस्पतियों जैसे जानवर, पक्षी, जलीय जीव, पेड़ पौधे, छोटे छोटे कीटों आदि की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। इसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं। जैसे अगर हम रेगिस्तान के पौधे देखेंगे तो वे अलग मिलेंगे, और वहाँ के जो जीव जंतु होंगे वे अलग मिलेंगे, और जो हमारे यहाँ के पेड़ पौधे हैं वो अलग हैं, और हमारे यहाँ के जो जीव जंतु हैं वो अलग हैं। अगर हम जलीय क्षेत्र में जीवों को देखते हैं तो वहाँ के जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो अलग मिलते हैं। यानी उन सभी में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के लिए दो आवश्यक शर्तें हैं कि अत्यधिक तापमान जरूरी है और अत्यधिक वर्षा। इसे हम इस इमेज की सहायता से समझ सकते हैं। यानी कि अत्यधिक तापमान होगा तो अत्यधिक वर्षा होगी, यानी कि अधिक टेम्परेचर होगा तो अधिक रेन बरसेगी। जब बरसात अधिक होगी तो वहाँ पर पेड़ पौधे उगेंगे, और जहाँ पर पेड़ पौधे उगेंगे वहाँ पर कीड़े मकोड़े, जंतु, जानवर ये आने को आएंगे। तो ये आएंगे तो सीधी सी बात है वहाँ जैव विविधता यानी ज़्यादा होगी। जहाँ जैव विविधता ज़्यादा होगी वो बायोडायवर्सिटी के लिए फेमस होगा। अब हम देखते हैं जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता तीन प्रकार की होती है। एक होती है आपकी आनुवंशिक जैव विविधता, दूसरी है प्रजातीय जैव विविधता, और तीसरी है पारिस्थितिकी जैव विविधता। हम तीनों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं और एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। आनुवंशिक जैव विविधता क्या होती है? एक ही प्रजाति में पाई जाने वाली एक ही जाति के मध्य विभिन्नताएं, यानी कि एक ही प्रजाति में जो एक ही जाति होती है उनमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो भिन्नताएं होती है उन्हें हम आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। जैसे यूरोप में गोरे लोग जबकि एशिया में पीत वर्ण के लोग पाए जाते हैं। है तो एक ही प्रजाति के, लेकिन अलग अलग जाति के होने के कारण अलग अलग लोग हैं। अब हम देखते हैं प्रजातीय जैव विविधता। प्रजातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता को प्रजातीय जैव विविधता कहते हैं। जैसे चारों ओर वृक्षों, पौधों, झाड़ियों और विविध प्रकार के जीव जंतुओं का पाया जाना, यानी प्रजाति तो एक ही है लेकिन उन प्रजातियों में जो विविधता पाई जाती है उसे हम प्रजातीय जैव विविधता कहते हैं। तीसरी है पारिस्थितिकी जैव विविधता। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के जीवों की उपलब्धता ही पारिस्थितिकी जैव विविधता कहलाती है। यानी कि जो एक सिस्टम है, एक इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं अलग अलग विभिन्न प्रकार के, उनमें पारिस्थितिकी जैव विविधता कहलाती है। जैसे राजस्थान में ऊँट की अधिकता। इसके बाद हम देखते हैं हॉटस्पॉट क्या होते हैं। जैव विविधता वाले विशेष केंद्रों को हॉटस्पॉट कहते हैं। इसे उष्ण स्थल, तप्त स्थल या संवेदनशील स्थल के नाम से भी जाना जाता है। आपसे एग्जाम में हॉटस्पॉट के स्थान पर ये तीन अन्य नाम भी दिए जा सकते हैं, इन्हें भी आप नोट डाउन कर लें। जैव विविधता हॉटस्पॉट का संप्रत्यय 1988 में नॉर्मन मायर या नॉर्मन मायर्स के द्वारा दिया गया था। यानी कि जो जैव विविधता शब्द का
हॉटस्पॉट है उसे किसने दिया था? नॉर्मन मायर्स ने 1988 में प्रदान किया था। अब देख लेते हैं कि किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट किस प्रकार से घोषित किया जा सकता है। उसके लिए 2 शर्तों का होना आवश्यक है। पहली शर्त ये है कि उस क्षेत्र में कम से कम 1500 स्थानबद्ध प्रजातियां होना चाहिए, यानी कि जो एक विशेष क्षेत्र है उसमें विभिन्न प्रकार की 1500 प्रजातियां होना अनिवार्य है। दूसरी शर्त है उस क्षेत्र के मूल आवास का 70% उजड़ चुका हो तथा 30% से अस्तित्व बचा हो, यानी कि 70% है ना वो समाप्त हो चुका हो और 30% शेष बचा हो, उसे क्या किया जाता है? हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं सर्वाधिक जैव विविधता के क्षेत्र। ये आपको पृथ्वी का इमेज दिख रहा होगा। इसे अगर हम बराबर 2 भागों में काटें तो यह 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहलाती है। इसके अगर हम उत्तर में जाएं तो आपको एक 23.5 डिग्री पर एक रेखा मिलेगी जिसका नाम है कर्क रेखा। इसके हम अगर दक्षिण में जाएं 23.5 डिग्री तो आपको एक रेखा मिलेगी मकर रेखा। यानी कि भूमध्य रेखा से उत्तर में जाने पर एक रेखा मिलती है और दक्षिण में जाने पर एक रेखा मिलती है। इन दोनों के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। याद रखें, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ वर्ष भर अधिक तापमान अधिक रहता है और यहाँ पे वर्षा भी अधिक होती है। यहाँ अत्यधिक तापमान रहेगा और जहाँ वर्षा अधिक होगी तो वहाँ पर क्या होगा? अधिक जैव विविधता होगी। यानी कि बात करें, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है तो याद रखना भूमध्य रेखा, यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगर आप इससे उत्तर की ओर जाएं या आपसे इससे दक्षिण की ओर जाएं, भूमध्य रेखा से जाने पर जैव विविधता में कमी होती जाएगी। भूमध्य रेखा से आप उत्तर की ओर जाएंगे तो अब जो जैव विविधता है वो कम होती जाएगी। अगर आप दक्षिण की ओर जाएंगे तो जैव विविधता है वो कम होती जाएगी। अगर आप भूमध्य रेखा के बीचों बीच में है तो वहाँ जैव विविधता सर्वाधिक होगी। यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, या फिर कहें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच में स्थित है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे यह भी बन जाता है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जैव विविधता का मान घटता है या बढ़ता है? तो याद रखें, भूमध्य रेखा की ओर जाने पर यह बढ़ता है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर यह घटता है। अन्य फैक्ट में हम देख लेते हैं, पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, मैंने आपको ये बता दिया है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, मैंने आपको भी बता दिया इमेज में, ये वाला क्षेत्र होता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता ब्राजील देश में पाई जाती है। यानी विश्व में सर्वाधिक देशों की बात करें तो सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो कहाँ पाई जाती है? आपके ब्राजील देश में पाई जाती है। विश्व में जैव विविधता यानी हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? टोटल 36 है, याद रखें, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। इसके बाद हम देखते हैं आगे। अगर हम भारत में हॉटस्पॉट की बात करें तो भारत में हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडरलैंड। अगर हम इन चारों में बात करें तो सर्वाधिक जो जैव विविधता यानी जो हॉटस्पॉट है वो कौन सी? आपकी पश्चिमी घाट। ये आपका दूसरे नंबर पर आता है पूर्वी हिमालय और नीचे आ जाता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस साइड है आपका लक्षद्वीप, ये भी आपका हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। अब हम आगे अन्य फैक्ट को भी कवर कर लेते हैं। भारत में हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? 4 है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट, ये भी मैंने आपको बता दिया कि सर्वाधिक है वो पश्चिमी घाट में। उसके बाद आपका जो पूर्वी हिमालय है उसमें जैव विविधता पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता केरल में पाई जाती है। अगर आपसे राज्य की पूछी जाए तो आपकी केरल है, यानी केरल है। अगर आपसे क्षेत्र की पूछा जाए तो वो आपका पश्चिमी घाट। शांत घाटी जो कि केरल में स्थित है वह भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला स्थान है, याद रखें। अगर आपसे एक स्थान के रूप में पूछा जाता है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो आपका शांत घाटी होगा। विश्व में बृहद विविधता वाले 12 देशों की पहचान की गई है जिसमें भारत भी शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि जो बृहद विविधता यानी सर्वाधिक विविधता वाले जो देश हैं 12 देश हैं टोटल और उनमें भारत भी शामिल है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1985 में वाल्टर जी रोसन ने किया था, याद रखें। 1985 में जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था किसने? वाल्टर जी रोसन ने। लेकिन हॉटस्पॉट की किसने किया था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने स्टार्टिंग में इसको बता दिया।
1988 में किया था, इसे भी याद रखें। कब किया था? 1988 में। किसने किया था ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जैव विविधता दशक 2010 से 2020 के में मनाया गया था, याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दशक कब मनाया गया था? 2010 से 2020 के बीच में। जैव विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, याद रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में आया था। इसे तो नॉर्मल याद रख सकते हैं। 2 और 2 के बीच में कितना है? 2 जीरो है, तो 2002 में, यानी 2002 में आया था। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना कब आई? 2008 में आई थी। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ये आपके चेन्नई में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जामों में अक्सर पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है, इन्हें आप जरूर याद कर लें। अब हम आगे देखते हैं। जैव विविधता के लिए संकट कौन कौन से हैं? पहला है प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। ये इन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक ये जैव विविधता के लिए संकट है वो आपका प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, यानी कि जब नगरीकरण होगा और औद्योगिकरण होगा तो सीधी सी बात है, जब औद्योगिकरण होगा जो प्राकृतिक आवास हैं वो नष्ट होंगे, पेड़ पौधे काटे जाएंगे, तो जो प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो जाएंगे। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ताप बढ़ेगा। नॉर्मल सी बात है कि कहीं पे बाढ़ आएगी और कहीं पे सूखा की स्थिति पैदा होगी। तीसरा है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। चौथा है नगरीकरण व औद्योगिकरण। और पांचवा है जीवों का अवैध शिकार। नोट में लिखा है शाकाहार को प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए खतरा नहीं है। ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब आप शाकाहार होंगे तो जो जीव जंतु हैं उनका भोजन नहीं करेंगे। जब जीव जंतुओं का भोजन नहीं करेंगे तो जो जीव जंतु हैं उनका शिकार नहीं होगा। शिकार नहीं हुआ तो सीधी सी बात है जैव विविधता पर संकट नहीं आएगा। अब हम देख लेते हैं कि जलीय जैव विविधता क्या होती है। जल के क्षेत्र में जीवों व पादपों में पाई जाने वाली विविधता को ही जलीय जैव विविधता कहा जाता है। जो प्रवाल द्वीप समूह क्षेत्र होते हैं उन्हें जलीय जैव विविधता के प्रमुख केंद्र माना जाता है। जैसे भारत में बात करें तो हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है, कच्छ की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, में जलीय जैव विविधता पाई जाती है। अगर हम विश्व की ओवरऑल बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित जो ग्रेट बैरियर रीफ है अपनी जलीय जैव विविधता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अब हम जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं उनको देख लेते हैं। जैव विविधता का संरक्षण करने की दो विधियां हैं। एक है स्वस्थानीय यानी इन सिटू कहते हैं इसे इंग्लिश में। दूसरी है उत्स्थानीय जिसे इंग्लिश में एक्स सिटू के नाम से जाना जाता है। इसे किस प्रकार से स्वस्थानीय यानी इन सिटू के माध्यम से किया जा सकता है? जब किसी जीव एवं वनस्पति जातियों को उनके निवास क्षेत्र में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है तब उसे स्थानिक या स्वस्थान संरक्षण कहते हैं, यानी कि उसे इन सिटू कहते हैं। जैसे इसमें राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्य, जीव मंडलीय क्षेत्रों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। याद रखें जो जंतु विहार होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, उनमें संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है। एक नोटेबल फैक्ट है, इसे याद रखें कि जो वनस्पतिक उद्यान होते हैं यानी कि जो वनस्पतिक उद्यान होते हैं उन्हें स्वस्थान संरक्षण यानी कि इन सिटू में शामिल नहीं किया जाता। याद रखें ये फैक्ट है, प्रश्न आया हुआ है, इसे नोट डाउन कर लें आप। अब हम देखते हैं एक्स सिटू के बारे में। जब जीव एवं वनस्पति जातियों को उनके निवास क्षेत्र से हटाकर यानी कि इस क्षेत्र से हटाकर इस क्षेत्र में जब निवास क्षेत्र से हटाकर अन्यत्र संरक्षित किया जाता है तब इसे अनियंत्र या बाह्य या एक्स सिटू संरक्षण कहा जाता है। इस विधि में जो संकटग्रस्त जीव होते हैं यानी जो वनस्पति और जीव होते हैं उनका सर्वेक्षण कर पहले उनका सर्वेक्षण किया जाता है और उन्हें उचित जलवायु प्रदान की जाती है। वन्य जीवों को कृत्रिम आवासों यानी कि जू होते हैं में स्थानांतरित करके उन्हें उपयुक्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है। वनस्पतियों के संरक्षण के लिए वनस्पति उद्यान, कृत्रिम उद्यान, कृत्रिम ग्रीन हाउस निर्मित किए जाते हैं। जैसे चिड़ियाघर बना दिए जाते हैं, वनस्पति उद्यान बना दिए जाते हैं। ये सभी के द्वारा जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। हमारे कुछ अन्य फैक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है। IUCN क्या होता है? इसे हिंदी में विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ कहते हैं। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। इसे इंग्लिश में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका
फुल फॉर्म है, याद रखें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसे इंग्लिश में कहते हैं। यह रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है जिसमें संकटग्रस्त जीवों की सूची होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेड डाटा बुक कौन प्रदर्शित करता है, यानी कौन प्रकाशित करता है, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। तो ये आपका IUCN। और इसमें रेड डाटा बुक होती है, उसमें किस जीवों को सूची होती है, संकटग्रस्त यानी जो विलुप्तप्राय जीव होते हैं उनकी सूची होती है। और विलुप्तप्राय जीव किन्हें माना जाता है, यदि कोई जीव 50 वर्षों तक नहीं दिखता है तो उसे विलुप्त जीव मान लिया जाता है। मान लीजिए अपनी कोई निवास क्षेत्र है, उसमें 50 वर्षों तक नहीं दिखता है तो उस जीव को विलुप्त मान लिया जाता है। आज लगभग बात करें तो 4000 जंतु प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए फ्री में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल CWorld GK को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।